हैं। अच्छा, ये सेशन हम रिकॉर्ड भी करेंगे ताकि रिकॉर्ड करके फिर हम बाकी भी शेयर कर दें दोस्तों के साथ भी, ठीक है? ज़रूर, तो ज़रूर। बिज़नेस बेसिकली जब हम करना चाहते हैं तो हमारे सामने एक पर्पस होता है, हमारे सामने एक गोल होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। पैसा तो हर बंदा ही कमाना चाहता है, ज़ाहिर-सी बात है पैसे के लिए ही हम काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो उसमें एक मेजर फैक्टर हमारा पैसे ही होता है, पैसे कमाएँ। लेकिन उसके साथ जो है ना, जो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको, वो ये कि अपने ज़िंदगी का एक हायर गोल ज़रूर सेट करें, ठीक है? वो फ्रीडम आपकी हो सकती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारने की ख़्वाहिश हो सकती है जर्मनी में, जर्मनी से बाहर किसी भी मुल्क के अंदर। तो उसकी वजह क्या है कि जब तक आपका एक हायर गोल नहीं होगा तो आप जो है ना उसके लिए मोटिवेटेड होके डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते। बस सिर्फ़ पैसा ना, तो पैसा इंसान को थका देता है। तो पैसा कोई गोल नहीं है बेसिकली, बस पैसा एक सानवी चीज़ है। जैसे आपने स्टडी की, आपने जॉब शुरू की, तो पैसा उसमें आ जाता है। इसी तरह जब आप बिज़नेस शुरू करेंगे, तो पैसा उसमें आ ही जाएगा क्योंकि ये इकोनॉमिक आपकी एक सर्कुलेशन है। तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा जिसी किसी भी इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटी होती है तो उसमें अल्टीमेटली रिज़ल्ट होता है पैसे कमाना। लेकिन वो पैसे कमाने की जो मोटिवेशन होती है, वो आपको इस चीज़ से नहीं आ सकती कि मैं सिर्फ़ पैसे कमाना चाहता हूँ और मैं किसी तरह जल्दी ज़्यादा काम करूँ। उसके लिए आपको कोई हायर गोल सेट करने पड़ते हैं। ठीक है? तो ये मैं हर दफ़ा हर सेशन में यही बात करता हूँ कि अपने लिए ज़िंदगी के गोल्स है ना, वो ऐसे सेट करें जो आपको बिस्तर से उठा दें। ठीक है? जो आपको सोने ना दें, ठीक है? जैसे मुझे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ख्वाब वो नहीं है, जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो हैं, जो आपको सोने नहीं देते, ठीक है? आपको बिस्तर से निकाल दें, आपको बेचैन कर दें, आपको भाग-दौड़ करने पे मजबूर करते हैं, ठीक है? तो पैसा अल्टीमेटली उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता जाएगा, जो भी आप फ़ाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, तो पैसा उनमें ऑटोमैटिकली इन्वॉल्व होता जाएगा, ठीक है? दूसरी जो चीज़ें जो बहुत अहम है वो ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम शुरू क्या करें और कौन-सी चीज़ें उसके लिए रिक्वायर होंगी, ठीक है? तो वी थिंक कि हमें डायरेक्टली जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? मतलब ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का ये पॉइंट बड़ा अहम है आप लोगों के लिए बल्कि हर एक के लिए कि कंपनी रजिस्ट्रेशन नो डाउट बहुत अहम है। मतलब आपने जब बिज़नेस करना है तो आपको कंपनी रजिस्टर करवानी आती होनी चाहिए, ठीक? लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप प्लान करें कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है? आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आप बिज़नेस कौन-सा करना चाहते हैं? उस बिज़नेस की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या लीगैलिटीज़ हैं और उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है? तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ मिस की जा रही है। मैं ग्रुप में देखता हूँ, चैट्स में देखता हूँ, तो ये जो चीज़ है ना हमारे यहाँ मिस कर दी जाती है कि हम करना क्या चाहते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम कंपनी रजिस्टर करवा दें। तो कंपनी रजिस्टर करवाना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब आप विदिन 1 वीक अप टू 2 मंथ आप कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन असल चैलेंज होता है कंपनी को चलाना कैसे है? वो चलेगी तब जब आपके लिए उसमें फ़ीड करने के लिए बिज़नेस प्लान होगा, आपके लिए लाइन्स क्लियर होंगी, चाहे वो ई-कॉमर्स है, चाहे वो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट है या चाहे जैसे अभी एक दोस्त ने बात की कि दुकानें जो खुली हुई हैं, उसमें ज़ाहिर-सी बात है उसको करने के लिए एक लाइन को चूज़ करना पड़ता है कि मैं फ्रीज़्योर बनूँगा या मैं H&M जैसी दुकान खोलूँगा या मैं एक्सेसराइज़ जैसी एक्सेसरी शॉप को खोलूँ या मेकअप की शॉप को डुग्लस जैसी मेकअप की शॉप खोलूँ, तो आपको एक लाइन चूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये समझिए कि जो भी लाइन आप चूज़ करेंगे, उसकी जो टेक्निकैलिटीज़ है ना, वो टोटली डिफरेंट है। जैसे फूड स्टोर अगर आपने करना है या रेस्टोरेंट करना है, उसकी लीगैलिटीज़, उसका स्किल टोटली डिफरेंट है। अगर आप ई-कॉमर्स करना चाहते हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये टोटली डिफरेंट स्किल सेट है। ठीक है? मैं ये नहीं बता सकता आपको कि ई-कॉमर्स का मैं आपको बताऊँ और फिर मैं आपको कहूँ यही चीज़ आपको फिज़िकल शॉप के लिए रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं होता। फिज़िकल शॉप की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और ई-कॉमर्स की, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिज़नेस की या रेस्टोरेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली आप लोगों को गाइडेंस ये देते हैं कि आपने क्या काम करना है। एक लाइन ऑफ एक्शन आप बनाएँ, एक प्लान ऑफ एक्शन चूज़ करें और उसके ऊपर फिर हम बताते हैं आपको कि अब आपने जब ये चूज़ कर लिया कि मैंने रेस्टोरेंट खोलना है या मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करना है, तो उसके बाद आपको कहाँ-कहाँ जाके क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी, ठीक है? जैसे रेस्टोरेंट के लिए आपको गेज़ुंडहाइट समिट में जाना पड़ेगा, आपको अपनी जो है ना
हेल्थ क्या एक टेस्ट करवाने पड़ते हैं, और जब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है। अच्छा, अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हम आ जाएँ कि मैं खुद स्क्रैप का काम करता हूँ, ठीक है? तो स्क्रैप की रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट है। मैं टेक्सटाइल भी इम्पोर्ट करता हूँ। अब टेक्सटाइल की जो इम्पोर्ट है, वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने सीखनी है, और ये चीज़ें हाइली रिकमेंडेड कि कोई भी बंदा जो बिज़नेस करना चाहता है ना, वो ये इस टेंशन को छोड़ दे अभी कि मैं कंपनी कौन-सी खोलूँगा, मैं कंपनी कैसे खोलूँगा? बल्कि ये जो टेंशन है, वो ये वाली लेनी है हमने कि मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं ई-कॉमर्स करना चाहता हूँ, मैं कौन-सा बिज़नेस मॉडल करूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने स्किल्स हैं, अगर स्किल्स कम हैं, मैं उसको सीखूँ। अगर मैं इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास एक एंड आपका सिक्योर होना चाहिए। यानी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से चीज़ें मँगवाना चाहता हूँ, तो मुझे पाकिस्तान में एक सप्लायर, पक्का सप्लायर होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं आँखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये मुझे जितना माल मैं इससे कहूँगा देगा, और जितनी अच्छी क्वालिटी में से कहूँगा ये देगा, ठीक है? क्योंकि आप एक एंड से बेफ़िक्र हो जाएँ। फिर आप जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर मार्केटिंग करें, चीज़ों को ढूँढें, इसके होलसेलर ढूँढें, इसके इम्पोर्टर ढूँढें, या आप इसको रिटेल करें, फिर आपने एक एंड के ऊपर काम करना है। ठीक है? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, जर्मन्स के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए जो ना एक्सपर्ट्स के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा जो ताल्लुक है किसी न किसी मुल्क से, जैसे हम अक्सरियत हमारी जो है पाकिस्तान से है, तो हमें पाकिस्तान में सोर्सिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या कम जद्दोजहद में हम अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो एक रिकमेंडेशन ये भी है कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को मार्केट करें यूरोप के अंदर, जब आपके पास अच्छा सोर्स, अच्छा सप्लायर मौजूद है। अगर आपने पाकिस्तान में भी सर्च करना है, तो फिर आप चाइना में भी सर्च कर सकते हैं, आप बांग्लादेश में भी सर्च कर सकते हैं। फिर आपके लिए इक्वली इक्वली डिफ़िकल्ट और इक्वली ईज़ी है कि आपने ये काम कैसे करना है ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा ओवर एनी अदर थिंग, कि आपके पास कोई सप्लायर नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास जर्मनी में कोई ऐसा बंदा है कि जो कहता है कि मैं आपसे ये चीज़ लूँगा, आप मुझे इसका सोर्स ढूँढ दें। तो यानी एक एंड आपका फिर भी सिक्योर है, तो आप दूसरे एंड के ऊपर बड़ा ईज़िली काम कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आप कोशिश करें, जब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस में करते हैं, तो आप ये देखें कि आपका कौन-सा एंड ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है? आप आउटसाइड ईयू, आउटसाइड जर्मनी आप स्ट्रॉन्ग हैं, या इनसाइड जर्मनी, इनसाइड ईयू आप स्ट्रॉन्ग हैं। यानी आपके पास कोई क्लाइंट है, या आपके पास कोई सप्लायर है। ठीक? तो फिर आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो फिर आपको पता होगा कि मैंने क्या लीगैलिटीज़ हैं, क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करना है, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर ना हमने सेशन भी किया हुआ है। एक पूरा मैंने एक पोस्ट बना के भी की हुई है कि आप कहाँ-कहाँ जाके, किस-किस जगह पे, किस-किस इदारे में जाके रजिस्टर करवाएँगे, और कहाँ-कहाँ आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है? अभी जो क्वेश्चन्स होंगे हम उनको भी एड्रेस करते जाएँगे। तो अभी ये जो 8 क्वेश्चन है, मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। इसके बाद अगर आप लोगों के मज़ीद कोई क्वेश्चन रह जाएँगे, तो फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जर्मनी में कैसे बिज़नेस कर सकता हूँ? तो प्रिंसिपली ये चीज़ समझ लें कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट बिज़नेस इन जर्मनी, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं अपनी रेज़िडेंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं जर्मनी में रहते हुए। स्टूडेंट्स जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की, उसके सेलर, उसके बायर्स को ढूँढ के आपस में कनेक्ट करवा के कमीशन ले सकते हैं, ठीक है? अब वो कमीशन आप पाकिस्तान में जर्मनी में लैंड ना करवाएँ, आप आउटसाइड जर्मनी कहीं भी कंपनी बना लें, आप पाकिस्तान में कंपनी बना लें, आप यूके में बना लें, आप एस्टोनिया में बना लें, कहीं पे भी आप कंपनी बना के अपना कमीशन वहाँ पे लैंड करना शुरू कर दें, या आपकी जो भी इनकम आती है, वो आप वहाँ पे लैंड करवानी शुरू कर दें। अच्छा, ये बिल्कुल जायज़ और जेन्युइन वे है। आपने करना क्या है कि एज़ अ स्टूडेंट आप जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो आपने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न के अंदर शो करवा देनी है। तो जर्मन अथॉरिटीज़ को कोई मसला नहीं है कि आप एज़ अ स्टूडेंट आउटसाइड जर्मनी बिज़नेस कर रहे हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। आप यूएसए में, यूके में, एस्टोनिया में, पाकिस्तान में कहीं पे भी अपनी कंपनी बना के, तो एज़ अ स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ ये है कि आपने पैसे जर्मनी में लैंड नहीं करवाने, लेकिन आपके जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न होगी, उसमें आपने उस इनकम को ज़रूर शो करवाना है, ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स के लिए था। अच्छा, सेकंड पॉइंट है, हाउ कैन यू स्टार्ट बिज़नेस विद ब्लू कार्ड? अच्छा, ये भी बहुत लोग अब माशाल्लाह आ रहे हैं, जो कहते हैं कि हम ब्लू कार्ड होल्डर हैं और अब हम बिज़नेस करना चाहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो लीगली है, विदिन 2 इयर्स, फर्स्ट 2 इयर्स आप जो है बिज़नेस नहीं कर सकते ब्लू कार्ड के ऊपर। आफ्टर 2 इयर्स जो ना आप परमिशन ले सकते हैं, ठीक है? एक तो ऑप्शन ये है। अच्छा, अब आप अगर कहते हैं कि मैं 2 साल वेट करके
परमिशन ले लूँगा, तो आप ये देखें कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि आप 2 साल के अरसे में अपना मैप प्लान कर दें, अपना रोड मैप प्लान कर दें, अपना जो वे ऑफ एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन है, उसको तैयार कर दें। बिज़नेस प्रपोज़ल आप ऐसा बना दें कि जिस दिन आपको इजाज़त मिले, आप वेरी नेक्स्ट डे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ और बिज़नेस को स्टार्ट करने के काबिल हो जाएँ। तो ये जो आपका ये जो टाइम है ना, ये बड़ा कीमती है, ठीक है? 6 महीने से 1 साल का अरसा आपको लगता है रोड मैप बनाने के ऊपर, अच्छी तरीके से रोड मैप बनाने के ऊपर, जिसमें आपको हर तरह की गाइडेंस मिले, आपको हर तरह की चीज़ों को चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने एड्रेस किए होने चाहिए उस बिज़नेस प्लान के अंदर। ये बड़ा ज़रूरी है और इसमें 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाता है। तो आप इसको ईज़ी ना लें कि कोई बात नहीं, मैं सोचूँगा तो मैं फटाफट लिख लूँगा, ये ऐसा नहीं होता। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और आपने इसको बहुत तवज्जो से करना होता है, ठीक है? तो अगर आप कहते हैं कि मैं ब्लू कार्ड होल्डर हूँ और मैं 2 साल बाद करना चाहता हूँ अपने नाम पे, तो ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर आप शादीशुदा हैं, तो जो स्पाउस वीज़ा के ऊपर आते हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनको परमिशन नॉर्मली मिली होती है, डे 1 से कि वो बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अपने स्पाउस के नाम पे भी बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए कि जो बच्चों के साथ बिज़ी होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फैमिली के जो मामलात हैं, उनकी वजह से बाहर नहीं टाइम दे सकती, तो वो घर बैठ के बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं। तो जो मैं चीज़ समझाता आ रहा हूँ ये कि हम जर्मनी में जो लोग रहते हैं ना, हम गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब हमने इसको डिग करना है। इसमें बहुत पोटेंशियल है जर्मन मार्केट के अंदर, यूरोपियन मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपकी सोच है, ठीक है? और इतनी-इतनी बड़ी कंपनियाँ आप लोगों को तलाश करेंगी कि उन्हें पता चल जाए कि आपके पास उनकी मुतल्लिका चीज़ें हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि उन तक पहुँचना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उनकी मुतल्लिका चीज़ें भी हों और उनको आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। मार्केटिंग क्यों आप सिखाई जाती है दुनिया भर के अंदर कि हम ये सीखें कि हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, हमने कैसे कन्विंस करना है, हमने किन टेक्निक्स के साथ, किन स्ट्रैटेजीज़ के साथ जाना है और कैसे-कैसे हम बात करेंगे तो हम जो ना मैक्सिमम चांसेस हमारे होंगे कि हम अच्छी जगहों पे लैंड कर सकें। हमारा चैलेंज ये होता है जो हम गलती करते हैं एज़ एन एक्सपर्ट, हम चीज़ों को सीखते नहीं हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं और कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। एक-एक चीज़ हमारी जो है ना वो नोट कर रहे होते हैं क्योंकि दे आर हाइली प्रोफेशनल और दे आर हाइली ट्रेन्ड पीपल जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस नहीं करते और हम सीधा जंप कर जाते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर और फिर हम लीगैलिटीज़ में, टेक्निकैलिटीज़ में कंपनी की ऐसे फँसते हैं कि हमारा जो असल काम होता है हम उनसे हट जाते हैं। हमारी सारी तवज्जो फ़िनांस फर्म के ऊपर चली जाती है, हमारी सारी तवज्जो पेपर वर्क के ऊपर चली जाती है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आपने जो भी काम करना है, उसको प्लान करें, उसके जो स्किल्स हैं, उसको सीखें। मार्केटिंग में छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ईमेल कैसे राइट करनी है, आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, फ़ोन पे आपने कैसे बातचीत करनी है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले उमर का एक क्वेश्चन है तो उसे देख लेते हैं वो क्या क्वेश्चन है? जी उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अ, मेरा एक सवाल रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए यहाँ पे और मैं पीआर होल्डर हूँ जर्मनी में। ठीक है। बट द थिंग इज मेरा ये पहला इनिशिएटिव है, लेकिन स्टिल जर्मन लैंग्वेज इज स्टिल अ बैरियर फॉर मी। सो मुझे पता है इम्पैक्ट तो करता है जर्मन लैंग्वेज। ये कितना इम्पैक्ट करता है कि लैंग्वेज स्किल्स अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स का पर्टिकुलरली, एक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जर्मन नहीं आती और स्टिल यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस? अच्छा, जर्मनी में रहते हुए ज़ाहिर-सी बात है मैं जर्मन लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेकिन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ना हम लोगों ने अपने ज़हनों में बिठा दी है इमेज एक, ठीक है? अगर आप समझ लें अगर आपने आज मिनिमम मिनिमम A2 और मैक्सिमम B1 के लेवल को अगर आप अचीव कर रहे हैं ना, यू आर गुड टू स्टार्ट बिज़नेस इन जर्मनी और स्पेशली ई-कॉमर्स का या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ये वो बिज़नेस हैं जिसमें आपकी डीलिंग इंग्लिश और जर्मन दोनों में होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा जर्मन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है? व्हेयरएज़ अगर आप कहते हैं कि मैंने स्टार्टअप जाना है, टेक्निकल स्टार्टअप्स में जाना है या आपने हेल्थ में जाना है या फूड में जाना है, वहाँ आपको ज़्यादा जर्मन चाहिए होगी रेस्टोरेंट वगैरह में। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल बिज़नेस करना चाहते हैं ई-कॉमर्स का या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें लैंग्वेज मैटर करती है, लेकिन इतनी मैटर नहीं करती जितनी हमने ना अपने ज़हनों में बिठाई हुई है, ठीक है?
तो मिनिमम लेवल इज A2, मैक्सिमम लेवल इज B1। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी इन जर्मनी। ठीक है। अच्छा, ये चीज आप सोच रहे हैं कि हमने डे 1 से रजिस्टर नहीं करवानी होती कंपनी। कंपनी के बनाने से पहले हमने एक रोड मैप बनाना है, एक बिजनेस प्लान बनाना है, और फिर उसके बाद हमें कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी कौन सी हमें चाहिए, कैसी हमें चाहिए। तो उसके ऊपर भी हम सेशन वगैरह करते आ रहे हैं, करते जाएंगे। ये एक छोटा सा मैं आपको ना चार्ट दिखा रहा हूँ कि कंपनी की कितनी टाइप्स हैं जर्मनी के अंदर। जैसे आइंसो इंटरनेमन आप देख रहे हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, आइंसो इंटरनेमन। फिर पेर्सोनन gesellschaft है। अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, पेर्सोनन gesellschaft या आप कैपिटल gesellschaft में जाएंगे। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप पे करना चाहते हैं। पेर्सोनल gesellschaft में फ़र्क ये होता है कि आपको मिनिमम कोई भी पैसों की लिमिट नहीं रखनी पड़ती। जैसे GmbH में हम जाएँगे कैपिटल gesellschaft में, GmbH या UG में, वहाँ हमें पैसे शो करवाने पड़ते हैं, बैंक के अंदर डिपॉज़िट करवाने पड़ते हैं। व्हेयरएज़ Einzelunternehmen में या पेर्सोनल gesellschaft में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हमें कोई पैसे नहीं शो करवाने पड़ते, हम मिनिमम पैसों से जो ना काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ये इनका एक मेन डिफरेंस है। ठीक है? लेकिन बताने का मकसद है कि ये चीज़ें मज़ीद टेक्निकल होती हैं, लेकिन इनको आपने तब समझना जब आपके पास बिज़नेस प्लान मौजूद होगा, क्योंकि आपका बिज़नेस प्लान जो है, वो आपको बताएगा आपने कौन-सी कंपनी टाइप रिक्वायर है आपको। आपके बिज़नेस में कितना ज़्यादा रिस्क है, आप अकेले करना चाहते हैं, आप किसी के साथ मिलके करना चाहते हैं, वो कितना रिस्क लेना चाहता है, आप कितनी लायबिलिटी देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगी कि आपने कौन-सी कंपनी रजिस्टर करवानी है। ठीक है? तो कंपनी रजिस्ट्रेशन अभी भी हमें बहुत सी इंक्वायरीज और क्वेश्चन आते हैं कि हमने कंपनी रजिस्टर करवा दी है, फाइनेंस फंड हमें तंग कर रहा है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जिस दिन आप कंपनी रजिस्टर करवा देंगे, तब से आप फाइनेंस फंड की नज़रों में भी आ जाएँगे और उनके खातों में भी आ जाएँगे, चाहे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है? क्योंकि आपने उन्हें बता दिया कि मैं काम करना चाहता हूँ और मैं रजिस्टर हो चुका हूँ। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने कंपनी तब तक नहीं बनानी जब तक आपका रोड मैप नहीं बन गया, जब तक आपका बिज़नेस प्लान नहीं बन बन गया हुआ। ठीक है? ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। और जब आपका बिज़नेस प्लान बन चुका होगा, जब आपका एक रोड मैप बन चुका होगा, फिर आप रजिस्टर करवाएँगे, फिर आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है? आप चीज़ों को समझ भी रहे होंगे, आप उसमें रिस्क को भी समझ रहे होंगे, आप उसमें जो मेहनत है उसको भी समझ रहे होंगे और आप बहुत ईज़िली चीज़ों को अकोमोडेट करते हुए आगे बढ़ जाएँगे। अभी क्या हो रहा है, अभी लोग कंपनी रजिस्टर करवा देते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि लेके कैसे चलनी है, तो वो बहुत जल्दी बदनाम हो जाते हैं और कहते हैं जी हम तो कंपनी जो ना बंद करवाने जा रहे हैं, हम बिज़नेस नहीं कर सकते। तो उसकी वजह ये है कि हम रॉन्ग एंड से शुरू करते हैं। जो राइट एंड है वो आपका बिज़नेस प्लान और बिज़नेस प्रपोज़ल है, उससे शुरू होता है। जी उमर। एक वो सवाल इसी से करस्पॉन्डिंग है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा है कि फाइनेंस जो है तंग करती है, तो तंग इन अ मींस के मैक्सिमम क्या इंसान को डिफिकल्टी फेस हो सकती है फाइनेंस से? डेफिनेटली अगर आपका रोड मैप ऑलरेडी बना हुआ है एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट, बट स्टिल विद इन 3 to 4 months के बाद फाइनेंस विल कम अगेन with definitely the thing. So I'm asking कि क्या चीजें in the beginning फाइनेंस एम्प्ट की तरफ से फेस करनी पड़ेंगी? बिल्कुल, ये हमारा ना पॉइंट 5 है, टैक्सेशन इन जर्मनी। ठीक है? ये टैक्सेशन के ठीक बारे में ना ठीक है। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है हमारे यहाँ कि जर्मनी जो ना जर्मन जो है सारा टैक्स दे देते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं आने देते। तो नो डाउट कि जर्मनी में जो टैक्सेशन है वो हाई परसेंटेज के ऊपर है। मतलब आप जॉब कर रहे हैं, हम जॉब करते हैं तो हमें पता है 30 टू 40% हमारा टैक्सेशन में चला जाता है। ठीक है? तो ये आपने जॉब में भी देना है, तो ये आपने बिज़नेस में भी देना है। इतनी परसेंटेज आपकी ना मिनिमम परसेंटेज 30% बन ही जाती है। ठीक है? अच्छा, लेकिन अब मज़े की बात क्या है? मज़े की बात ये है कि जब आप जॉब करते हैं ना, आपकी एक ब्रूटो है, वो फिक्स है। उसके ऊपर ही आपकी ना टैक्सेशन होगी। लेकिन जब आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में आपकी टैक्सेशन होती है प्रॉफ़िट के ऊपर। ठीक है? अगर आपका प्रॉफ़िट है 1000 यूरो, आपकी टैक्सेशन डिफरेंट होगी। अगर आपका प्रॉफ़िट है 2 लाख यूरो, आपकी टैक्सेशन डिफरेंट होगी। तो आप यानी अपने प्रॉफ़िट को खुद कंट्रोल करेंगे कि मैंने कितना शो करवाना है। आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। ये स्टोयबराटर इसीलिए बैठे होते हैं बताने के लिए कि आप कैसे टैक्स को बचा सकते हैं लीगल वेज़ से। ठीक है? तो ये आप मिसअंडरस्टैंडिंग से ना बाहर निकलना होगा हमें कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होती है जर्मनी में, नो डाउट परसेंटेज हाई है। लेकिन आप बिज़नेस के अंदर खुद अपनी
टैक्सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास एक इख्तियार होता है। इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख यूरो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है? अब आप एक्सपेंस अपने बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं जी? आपने घर ले लिया, आपने ऑफ़िस ले लिया, आपने गाड़ी अच्छी ले ली, आपने अपना एक सब ऑफ़िस नया खोल दिया, यानी आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? आप जितना ग्रो करेंगे, आपकी टैक्सेशन भी कम होती जाएगी, क्योंकि फ़िनांस फर्म कह रहा है आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी 1 लाख यूरो थी, लेकिन आपके एक्सपेंस फ़र्ज़ करें 50,000 यूरो हो गए हैं, तो आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी 50,000 यूरो रह गई है इंस्टेड ऑफ 1 लाख यूरो। तो ये आप ना प्ले कर सकते हैं, ये सिर्फ़ आप बिज़नेस में कर सकते हैं। ठीक है, जॉब पे तो आपकी फिक्स ब्रूटो है, उसपे तो आप प्ले ही नहीं कर सकते। तो बिज़नेस में आपके पास ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है? जो मैं आपको शुरू में बताया ना कि आपने हायर गोल रखना है और हायर गोल क्या है हमारा कि हम ग्रो करें। हम जॉब से ज़्यादा ग्रो करें और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बिज़नेस के अंदर जॉब से ज़्यादा ग्रो करने का, क्योंकि आप हर चीज़ खुद कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम कंपनी रजिस्टर करवा देते हैं, तो हम वैट के अंदर भी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है? अब फ़िनांस फर्म कहता है कि आप चूँकि काम कर रहे हैं, तो आप हमें ना वैट एक सपोज़ हम करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो आप हमें महीने का या 3 महीने का 1000 यूरो या 500 यूरो वैट जमा करवा दें। बाद में जब हमारी फाइलिंग होगी तो हम इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है? अभी ग्रुप में भी एक दोस्त ने मैसेज किया था कि वो हर महीने ना फ़िनांस फर्म से कह रहा है कि 1000 यूरो जमा करवाओ। यानी उसने अपनी डॉक्यूमेंट्स में ना कहीं न कहीं गलती कर दी है, अपनी इनकम ज़्यादा शो कर दी है या बिज़नेस ज़्यादा बड़ा शो कर दिया है। अब फ़िनांस फर्म कह रहा है कि आप पैसे जमा करवाएँ, हालाँकि वो कमा कुछ भी नहीं रहे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि जब आपको बिज़नेस टेक्निकलिटीज़ समझ आ जाती हैं, तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं पे फ़िनांस फर्म कुछ कहता भी है ना, आपको पता होता है कि मैंने इसको कैसे डील करना है, ठीक है? फ़िनांस फर्म कोई ये नहीं है कि जैसे हम कहते हैं बंदे नहीं खाया जाता। फ़िनांस फर्म भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं और उन्हें जब हम बात करेंगे असूल के साथ, ठीक है? लॉजिक के साथ और अपने लीगल राइट्स को समझते हुए बात करेंगे ना, तो दे अंडरस्टैंड एंड दे कोऑपरेट विद यू, ठीक है? वो उन्हें भी पता है कि ये बंदा अगर कमा ही नहीं रहा तो ये क्यों वैट देगा, ठीक है? लेकिन उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हम नहीं कमा रहे या हम अभी ये कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते, ठीक है? वो आपके साथ जो है आपको अकोमोडेट करते हैं, वो आपको रास्ते देते हैं कि अब आप ऐसे करें, ऐसे करें। फिनांस फर्म खुद बहुत कोऑपरेटिव है। ठीक है? तो इस फ़ियर से हमें बाहर निकलना है कि फ़िनांस फर्म हमें चलने नहीं देगा। जितने भी जर्मन अदारे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है? कभी-कभी हम फँस भी जाते हैं किसी इदारे के अंदर, वो अनस्ट्रेच पार्टनर या कोई हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन ऐसा मिल जाता है, कोई थोड़ा दिमाग ख़राब हो जिसका, लेकिन नॉर्मली जो मैंने देखा ना बहुत कोऑपरेटिव हैं और इदारों की वजह से मुझे कभी मसला नहीं हुआ। क्योंकि जब आप अपने लीगल राइट्स को समझते हैं, जब आप तरीक़ेकार फ़ॉलो करते हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि ये बंदा जो काम कर रहा है, इसको पता है ये क्या कर रहा है, ठीक है? तो वो भी कोऑपरेट करते हैं। तो प्रॉब्लम सर ये आती है कि हम जंप कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, देखेंगे होता क्या है। वो फिर होता ही है कि फाइनेंस फर्म माँगता है पैसे, तो हम कहते हैं हाँ, अब हम क्या करें? तो उनसे बात करेंगे तो वो पैसे आपको वेव ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है? लेकिन आप उन्हें बात करेंगे तरीके से, ठीक है? तो इसके अलावा फाइनेंस फर्म कुछ भी नहीं कहता। आपने अपनी एनुअल टैक्सेशन है, एनुअल रिपोर्ट जमा करवानी होती है, वैट अगर आपकी मंथली है, तो आपने मंथली फाइल करनी है, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली फाइल करनी है। तो उसमें आपने जो दिया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, जो आपने जमा किया होगा वो आप फाइनेंस फर्म को दे देंगे। तो बहुत सिंपल है टैक्सेशन जो है, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैं या आप हम खुद नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्टोय-बराटर मौजूद हैं, ठीक है? तो वो हमारे ग्रुप में भी मौजूद हैं, तो पाकिस्तानी भी हैं जो स्टोय-बराटर हैं, वक़ार भाई हैं हनोवर में, फिर मोहम्मद फराज है फ्रैंकफर्ट में, तो वो भी हमारे साथ अटैच हैं। तो हम तो सबको यही समझाते हैं कि आप काम करें अच्छे तरीके से और सीख के काम करें ताकि आपको टेक्निकलिटीज़ का पता हो और आपको प्रॉब्लम्स कम से कम आएँ, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा है हाउ टू स्टार्ट ई-कॉमर्स इन जर्मनी। अच्छा, ये बड़ा ना कॉमन सा क्वेश्चन है कि और मैं मेरा करना एक चाहता हूँ। मेरा एक जी, सवाल है जी, आगे ज़रूर। आगे आने से पहले। तो पर्टिकुलरली जिस तरह आपने सिनेरियोस डिफरेंट बताए हैं टैक्सेशन सिस्टम्स के कि फाइनेंस के साथ कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात करस्पॉन्डिंगली जिस तरह लेट्स से अगर मैं अपना केस लूं, अगर मैं कोई स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो विद इन 6 to 1 year में तो आई गेस वो एक इनिशियल पीरियड होता है जिसमें बंदा कुछ अर्निंग नहीं करता डेफिनेटली आई गेस। बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा लकी रहा तो शायद कर ले। तो उस सिचुएशन में जो है फाइनेंस एंड स्टिल वी हैव टू पे समथिंग आई थिंक। आपने पहले ही मेंशन किया डॉक्यूमेंटेशन आपकी सही सही तरह से हुई है ऑलरेडी, या आपने ऑलरेडी कुछ चीजें मेंशन की हैं, या लेट्स से आपके पास बिजनेस मॉडल है
इसमें आपने बताया कि लेट्स से विद इन 1 year we will earn let's say 1 lakh euros या समथिंग लाइक दिस. सो डॉक्यूमेंटेशन तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन how to overcome this kind of a startup phase जो उसमें आप कुछ अर्न ही नहीं करते लेकिन still you are kind of calculating kind of a thing and also a risk as well. तो वो कुछ समझ बिल्कुल नहीं अच्छा, है कि इसमें ना I guess. बहुत सिंपल है। फिनांस हमको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं इनिशियली हमारे से। एक उन्हें वैट चाहिए होता है, तो वैट जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो या तो फिनांस फर्म कहता है कि हम मंथली फाइल करें या क्वार्टरली फाइल करें या हाफ ईयरली फाइल करें या ईयरली फाइल करें। वो फिनांस फर्म हमारा बिजनेस प्लान देख के या बिजनेस की जो फैक्ट होते हैं उसको देख के डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर हमें मंथली कहता है तो हम मंथली फाइल कर देंगे कि हमने क्या कमाया, उसमें कितना वैट है, क्योंकि वैट हमारा नहीं होता, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वैट हम प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर कोई चीज़ है मैंने 50 यूरो की खरीदी है और मैं 70 यूरो की बेचना चाहता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 70 यूरो प्राइस जो है ये वैट के साथ है या वैट के बगैर है, ठीक है। तो जो वैट है वो फिनांस फर्म को चला जाएगा, जो वैट के बगैर अमाउंट है वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो जो वैट हम जमा करेंगे वो हमें फाइल करना पड़ेगा, फिनांस फर्म को देना पड़ेगा। तो ये एक तकाज़ा होता है फिनांस फर्म का वैट के लिए, क्योंकि जब हम सेल और बाइंग कर रहे होते हैं जर्मनी के अंदर, तो हमें वैट लाज़मी होता है, ठीक है। अगर हम वैट फ्री हैं, जैसे मैं शुरू में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता रहा हूँ, तो मेरा वैट ईयरली होता था बस ना, क्योंकि मैं जर्मनी में बाइंग करता था लेकिन सेलिंग नहीं करता था। मेरा सारा एक्सपोर्ट होता था, तो वो ज़ीरो वैट पे होता था, ठीक है। तो मैं वैट एनुअली एक दफ़ा सबमिट करता था, ठीक है। लेकिन अगर मेरा रिटेल का जब मैंने शुरू किया ई-कॉमर्स के ऊपर, तो फिर फिनांस फर्म ने हमें कहा कि आप मंथली वैट जमा करवाएँ, क्योंकि अब हम मंथली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जो एनुअल टैक्स है वो तो आपका साल के बाद आप रिपोर्ट देंगे। फ़र्ज़ करें आपने एस्टिमेशन किया था कि 1 लाख यूरोज़ मेरी प्रॉफ़िटेबिलिटी आएगी, वो नहीं आती। आप एनुअल रिपोर्ट अपनी दे देंगे कि मैंने 50,000 यूरो कमाए हैं, ठीक है? तो वो 50,000 के ऊपर टैक्सेशन होगी आपकी इंस्टेड ऑफ 1 लाख के। तो और कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ वैट का मसला बहुत होता है, क्योंकि हाँ, वैट आपने मंथली या क्वार्टरली फ़ाइल करना होता है। अगर हम फ़ाइल अस्सलाम नहीं करेंगे वालेकुम। प्रॉपरली, तो वो जो है ना प्रॉब्लम रहती है फिर हमारे लिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, बॉस एक सवाल है, जी, जी। अगर आप आंसर कर पाएँ। बॉस मैं जर्मन नेशनल हूँ, मैं रहता हूँ पाकिस्तान में। अब यहाँ के तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात तो सबके सामने ही हैं, जहाँ आपके ऑलमोस्ट सारे लोग कुछ ना कुछ बाहर काम करना शुरू शुरू करना चाह रहे हैं कि बाहर से इनकम आए, बिकॉज़ यहाँ आप डिवैल्यूएशन में ही इतनी मार खा जाते हैं। हेलो, ठीक आपको है। आवाज़ आ रही है? जी, जी, आवाज़ आ रही है आप तो एज़ अ जर्मन नेशनल, जो मैं ऑलरेडी नेशनल हूँ, पासपोर्ट मेरे पास ऑलरेडी है, कि मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े खुलते हैं, दिस कीपिंग इन माइंड कि मुझे जर्मन बोलनी नहीं आती है। बट आई वांट टू गेट इंटू समथिंग कि मैं जर्मनी से किस में कोई काम-वाम शुरू कर लूँ। आपका क्या कहना है इसमें कि कोई हैविंग अ जर्मन पासपोर्ट से अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हैं? या अगर मुझे ज़बान नहीं आती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? अच्छा, इसमें ना ये चीज़ भी आप समझ लें कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर 6 वो था हाउ टू स्टार्ट ई-कॉमर्स इन जर्मनी। तो जी, ये क्वेश्चन जो ना आपका इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको बता इंशाल्लाह। भी देता हूँ इसमें। ठीक है। अच्छा, ई-कॉमर्स का जो हम फ़ायदा बताते हैं ना लोगों को सबको, वो यही है कि इसको हम रिमोटली कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं तो आप रिमोटली काम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि बीइंग जर्मन नेशनल आप जर्मनी में नहीं रहते तो आप कैसे काम कर सकते हैं? आप ये प्रिंसिपली एक बात समझ लें कि अगर आप जर्मन नेशनल नहीं भी होते, पाकिस्तानी नेशनल हैं या कोई भी नेशनल हैं, तो ई-कॉमर्स इतनी बड़ी है कि इस वक़्त ब्लेसिंग बन चुकी हुई है कि आप यूके में कंपनी बना सकते हैं, आप यूएसए में कंपनी बना सकते हैं, आप इवन एस्टोनिया में कंपनी बना के यूके, यूएसए, जर्मनी, यूरोप में कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? व्हेयर एज़ जर्मनी के अंदर काम अगर आपने करना है ना, तो अगर जर्मन कंपनी बनानी है, मतलब लेट्स से कि आपने जर्मन कंपनी बनानी है, तो आपको जर्मनी में अनमेल्डुंग चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको। विदाउट रजिस्ट्रेशन जर्मनी में आप कंपनी नहीं बना सकते। ये एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप यूके में कंपनी बना लें, आप एस्टोनिया में कंपनी बना लें या आप यूएसए में कंपनी बना लें, तो आप
जर्मनी में भी कंपनी रन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है ई कॉमर्स के अंदर, हम देखते हैं, जी जी बिल्कुल, अब ना ये 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, तो इसको कवर करके फिर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है ई कॉमर्स के अंदर 3 बिजनेस मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह बनी है, बार-बार मैं बताता भी हूँ इसके बारे में कि प्राइवेट लेबल आपका अपना एसेट क्रिएशन होता है, यानी आपने अपना एक ब्रांड बनाना है, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए आपको। जर्मन लैंग्वेज इसमें इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपने किसी से कम्युनिकेट नहीं करना, आपने बहुत कम कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल का ये थोड़ा-सा फ़ायदा है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि आपको इसमें पैसे ज़्यादा चाहिए, कम से कम 20-25 हज़ार यूरो चाहिए और आपको इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। एक मिनट, मैं ज़रा ना चार्जिंग लगाने लगा था लैपटॉप की। अच्छा, इस पे हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट लेबल के अंदर ये रिस्क है कि आपके पैसे भी उसमें काफ़ी ज़ाया हो सकते हैं, आपका टाइम भी काफ़ी ज़ाया हो सकता है और उसमें ये भी है कि फ़ायदा क्या है कि आप लैंग्वेज के बगैर इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बिज़नेस मॉडल है होलसेल का। होलसेल में क्या होता है कि आप लोकली चीज़ों को सोर्स करते हैं, जर्मनी के अंदर से या यूरोप के अंदर से, इवन यूके में ये बहुत सक्सेसफुली लोग कर रहे हैं कि यूके से ही चीज़ों को सोर्स किया जाता है और फिर रिटेल में बेचा जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप बाइंग करना चाहते हैं, वहाँ आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो होलसेल में थोड़ा-सा ये डिसएडवांटेज है, लेकिन ये कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या जर्मनी में भी रहते हुए होलसेल करना चाहते हैं और लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, तो आप यूके में कर सकते हैं, आप यूएसए में कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, या अगर आपकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है आपको, तो आप इसको जर्मनी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ कि हम लोगों ने भी एक टीम डेवलप की हुई है। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने टीम डेवलप की हुई है कि आप ई-कॉमर्स का काम किसी के साथ मिलके भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप इसको खुद भी सीखें। आपको पता होना चाहिए कि दूसरा बंदा जो काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, ठीक है? तो दूसरे बंदे के ऊपर आप तब छोड़ेंगे जब आप उस काम को खुद भी समझते हो। आपकी सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये पॉइंट है जो आपने समझना है। ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर आप दूसरों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे मेरी टीम है, इसी तरह और लोगों की टीम है। तो लेकिन आपको जब खुद काम आता होगा, तो फिर आप इसको प्रॉपर्ली सुपरवाइज़ कर सकेंगे और बगैर सुपरविज़न के आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो किसी की भी टीम है। मैं कहूँ मेरे ही लोग हैं या किसी के भी लोग हैं, बगैर सुपरविज़न के आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आपका पैसा है, आपका काम है, तो आपने इसको खुद सुपरविज़न में आगे लेके चलना है, ठीक है? अच्छा, अब ये 7th जो पॉइंट है, हाउ टू स्टार्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस इन जर्मनी, इसके लिए हमने शुरू में बात की। जी, जी, हो गया। अच्छा, इसके लिए हमने शुरू में बात की थी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के 2 एंड होते हैं। एक आपका सप्लायर एंड होता है और एक आपका सेलिंग पॉइंट होता है, जब आप जर्मनी में सेल करेंगे किसी को भी, चाहे आप इम्पोर्ट करें खुद, चाहे आप रिटेल करें या होलसेल करें, तो आपको 2 एंड्स में से 1 एंड आपका पास पक्का होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, जिसके ऊपर आप आँखें बंद करके ट्रस्ट करते हो, ठीक है? तो दूसरा एंड है, उसके ऊपर हम फिर मेहनत करते हैं। या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या ज़रूरी है? आपने ये सीखना है कि कंपनी टाइप कौन-सी आपको चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी हमारी वीडियोज़ बनी हुई हैं। उसका लिंक हम बार-बार शेयर करते जाते हैं ग्रुप्स के अंदर कि आपने कंपनी टाइप को देखना है, कौन-सी कंपनी टाइप्स है। तो दूसरी जो चीज़ है, हमने वैट में रजिस्टर करवाना होता है खुद को, ठीक है? ई-कॉमर्स के लिए भी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी लाज़मी है कि हमने वैट में रजिस्टर करवाना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैट होता क्या है, वैट कैसे कैलकुलेट करते हैं
ठीक है, और वैट कैसे फाइल करते हैं, ठीक है। वैट इज लाइक वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है। जैसे आप जर्मनी में खरीदते हैं ना, कोई भी आप क्विटन देखेंगे या रेशनिंग देखते हैं तो उस पर लिखा होता है मेयर वैट स्टोयर लिखा होता है, उस पर 19% है, दवाइयों के ऊपर 7% है, और फूड आइटम्स के ऊपर 7% है। तो ये 7% या 19% हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये हमने जमा करवाना होता है, ठीक है। अच्छा, इस पे EORI नंबर हमें चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं कस्टम नंबर। ये हमें कस्टम डिपार्टमेंट से मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से एक फाइल में और शेयर करता हूँ यहाँ पे, जो आप लोग सभी देख भी सकते हैं, ये हमने ग्रुप में भी शेयर की हुई है। अच्छा, ये आप लोगों के सामने आ रही है फाइल, हाउ टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, स्टार्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन जर्मनी। अच्छा, कोई एक बंदा मुझे कंफर्म कर दे। नहीं नहीं नजर आ रही। नहीं नजर आ रही, अच्छा ठहरे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, शुरू में एक दोस्त ने बात की थी कि किन लिंक्स पे जाके हमें पता चलेगा, तो इसमें लिंक्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि हमने कंपनी सेटअप करना है। कंपनी टाइप्स क्या है, ये वीडियो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। कंपनी टाइप्स हमने देखी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप पे, GmbH है, और पार्टनरशिप्स पे हम जा सकते हैं। तो उसकी जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, ये 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन है, जिसको हमने वीडियो की सूरत में यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो हम कर रहे हैं, वैट की रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, तो वो आप एल्स्टर पे जाके खुद भी करवा सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि आप जो अपने डिटेल्स हैं वो आपने ठीक तरह से देनी है, ताकि फिनांस आपको तंग ना करे, बाद में ज़्यादा वैट ना मांगे आपसे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी बातचीत की हुई है पहले, और जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के ज़हन में वो हम आपस में डिस्कस भी कर देंगे। तीसरी चीज़ है, कस्टम नंबर हमें चाहिए होता है, जो हमने sol.de की वेबसाइट से जाके कस्टम नंबर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि रिक्वायर्ड लाइसेंसेस एंड अदर सर्टिफिकेट्स होम टू कॉन्टैक्ट फॉर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल। जैसे मैंने शुरू में बात की ना, कि अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं। अगर आप टेक्सटाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं। अगर आप स्क्रैप को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीके, आप अपने इलाके का जो चैम्बर है उनके पास जाएँ, उन्हें कहें मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए? वो आपको सब चीज़ें बताने के ऑब्लाइज्ड हैं, मतलब उन्हें बतानी ही बतानी है, ठीक है? उनका काम ही ये है, ठीक है? अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, जैसे मुझे टेक्सटाइल्स का पता है, मैं टेक्सटाइल्स का बताता रहता हूँ। मैं स्क्रैप का जो है उस पे हमने वीडियोज़ वगैरह काफ़ी शेयर कर दी हुई हैं, उसका मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन इससे हट के जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपने खुद फाइंड आउट करनी है, और बहुत आसान तरीका है कि आपने इहा-खा अपने चले जाना है ऑफ़िस में, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफ़िस है वहाँ जाके आपने उन्हें कहना है मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, और मुझे इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो आपको बता देंगे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लाइसेंसेस हैं, और कहाँ से आपको मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, वो आपको सारा कुछ बता देंगे, ठीक है? तो ये तरीका है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम कहते हैं कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट करें या इम्पोर्ट करें, हमें ये भी नहीं पता होता, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर हमने फ़ोकस करना है कि एक एंड हम पकड़ लें कि कौन से एंड को हमने टारगेट करना है। लेट्स से, जैसे मैंने पहले भी बात की, मैं रिपीट करता हूँ, कि मेरे पास जर्मनी में कोई क्लाइंट है, या जर्मनी में मेरा कोई जानने वाला है, वो कहता है कि मैं टेक्सटाइल मंगवाना चाहता हूँ, या टेक्सटाइल खरीदना चाहता हूँ। अब हमें पता है कि टेक्सटाइल पाकिस्तान में बहुत अच्छी है, तो हम पाकिस्तान में मेहनत कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। या अगर एक बंदा कहता है कि मैं स्टेशनरी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है? हमें पता है कि स्टेशनरी में चाइना बहुत अच्छा है, ठीक है? होम होम आइटम्स में चाइना बहुत अच्छा है, डेकोर में चाइना बहुत अच्छा है। तो हम चाइनीज़ सप्लायर्स ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। अली बाबा भरा हुआ है, अली एक्सप्रेस पे मिल जाते हैं, इसके अलावा और बहुत सी चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं। असल चीज़ ये है कि आपने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, ठीक है? जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपको कोई इंसान नहीं ये बता सकता कि आप ये प्रोडक्ट करें, ठीक है? जैसे मैंने शुरू में शुरू किया था मेटल स्क्रैप के साथ, ठीक है? आफ्टर 2 इयर्स मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी, क्योंकि मुझे मेटल स्क्रैप के अंदर वो चार्म नज़र नहीं आ रहा था जो मैंने सोचा था, ठीक है? फिर मैंने प्लास्टिक में शिफ्ट किया, अब मैं 10 साल से प्लास्टिक में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है? बताने का जो मकसद है वो ये है कि लाज़मी नहीं है कि जो आपने सोचा, जो मैंने सोचा वो वर्कआउट भी करे, ठीक है? लेकिन आपने अपनी ऑप्शंस खुद क्रिएट करनी है, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ खुद हमने ढूँढनी है।
उसके लिए हमारा ग्रुप भी मौजूद है, हम लोग भी मौजूद हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। लेकिन आपने इनिशियली काम करके आना है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये कैसे होगा। उसका जो प्रोज एंड कॉन्स है वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे मैंने होलसेल का आपको बताया, प्राइवेट लेबल का बताया कि प्राइवेट लेबल रिस्की है, होलसेल जो है वो सिक्योर है। वो आप 5 से 10 हज़ार यूरो में भी शुरू कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट लेबल में आपको 20 से 25 हज़ार यूरो चाहिए। इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है आपने, वो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इतने सप्लायर्स हैं पाकिस्तान में या चाइना में जो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में बिकें। अब आपके पास क्या होना चाहिए, ये स्किल होना चाहिए कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने इन हर्डल्स को कैसे ओवरकम करना है, जो लीगल हर्डल्स हैं उनको कैसे ओवरकम करना है। जब आपके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, आप बगैर पैसों का भी काम कर सकते हैं, ये असल चीज़ है, ठीक है? अब हम स्किल्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं तो हमें ये चीज़ समझनी है कि पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है? लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, चीज़ें लेके आएँगे कि या ये हमारी चीज़ें ये आप बेचें, पैसे हमें बेचने के बाद दे दें, ठीक है? लेकिन ये होगा तब जब आपको स्किल होगा, नॉलेज होगा, ठीक है? अच्छा, अब हमारा लास्ट पॉइंट है, हाउ कैन यू लर्न अबाउट ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, मोटी-मोटी तो मैंने रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को बता दी हैं, बिजनेस मॉडल की, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है? अच्छा, इसमें आपने जो करना है ना, आपने ये देखना है कि आपका गोल क्या है, आपने क्या करना है। मैं ये कहता हूँ कि अल्टीमेट गोल हमारा होना चाहिए प्राइवेट लेबल। इवन दो ये रिस्की है, इवन दो ये चैलेंजिंग है, लेकिन ये हमारी सेल्फ रिकॉग्निशन देता है कि मेरा एक ब्रांड है, ठीक है? जैसे मैं कल को कह सकूँ नाइकी मेरा ब्रांड है फॉर एग्जांपल, या पेप्सी मेरा ब्रांड है, ठीक है? ये एक सेल्फ रिकॉग्निशन आपको देता है दुनिया में। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे होता है? असल में प्रॉब्लम क्या आती है स्टार्ट करने की। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप एकदम 20-25 हज़ार यूरो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होंगे, और होना भी नहीं चाहिए, अक्लमंदी यही है। अच्छा, इसके लिए हम जो रोड मैप देते हैं ना दोस्तों को, वो यही देते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग या होलसेल से शुरू करें, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली अपने स्किल को एनहांस करें, अपने नॉलेज को एनहांस करें, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, ठीक है? आप कम पैसों में शुरू करें ताकि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, और उसके अलावा आप पैसे जब कमाएँगे ना, चाहे वो 100 यूरो ही क्यों ना हो, आपको पता होगा मेरी जेब से नहीं जा रहे, अब मुझे पैसे आना शुरू हो गए हैं। तो दिस इज़ द मेन थिंग, जब आपका कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट अप करता है कि हाँ, अब मैं कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ, फिर आप प्राइवेट लेवल में खुल के जाएँगे। एक तो आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा, ठीक है? और तीसरा आपको पता है कि मैंने पैसों को कैसे सेफ रखना है, ठीक है? व्हेयरएज़ कि अगर आप डे 1 से प्राइवेट लेवल में चले जाएँगे तो आपका कॉन्फिडेंस शेकी होता है, रिस्क फैक्टर हाई होता है, नॉलेज इतना होता नहीं है, एक्सपीरियंस इतना होता नहीं है, और गलतियाँ एक के बाद एक चेन हम बना देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सीखी हैं, और आप लोगों तक कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि आप लोग उन गलतियों का शिकार ना हों, ठीक है? आप लोगों ने शुरू करना है, आप लोग ड्रॉप शिपिंग या होलसेल से शुरू करें, आहिस्ता-आहिस्ता इसको एक्सटेंड करें। आफ्टर 3 ईयर्स आप प्राइवेट लेवल को स्टार्ट करेंगे, फिर प्राइवेट लेवल आपके लिए बच्चों की गेम हो जाएगी क्योंकि आपको आता होगा, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगर आप लोगों के मज़ीद क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो चैट में आया है कि एज़ एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम पाकिस्तान कैन आई स्टार्ट अ कंपनी इन रोमानिया और एस्टोनिया? बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम एस्टोनिया में, यूके में, यूएसए में कहीं पे भी कंपनी रजिस्टर करवा के जर्मन मार्केट में काम कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए होगा, हमें जर्मनी का वैट चाहिए होगा, ठीक है? वैट जब हमें मिल जाएगा जर्मनी का, वो हमें यूके की कंपनी हो तब भी मिल जाता है, वो एस्टोनियन कंपनी हो तब भी मिल जाता है, वो यूएसए की कंपनी हो तब भी मिल जाता है। तो वैट, जर्मन वैट हासिल करना कोई इशू नहीं है। तो वंस आपके पास जर्मन वैट आ गया, तो आप जर्मनी में काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जब आपके पास वैट आ जाएगा, तो आप बाइंग, सेलिंग जिस तरह मर्ज़ी करें, ठीक है? होलसेल बिज़नेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने जर्मनी के अंदर होलसेल करना है, तो आपकी कम से कम यूरोपियन कंपनी हो। यूके कंपनीज़ को ना थोड़ा-सा इश्यू अब बन चुका है ब्रेक्सिट के बाद से, ठीक है? क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद से जर्मन जो कंपनीज़ हैं, वो फिर यूके के साथ इतना खुल के काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी इनवॉइसिंग का, टैक्सेशन का मसला आ जाता है कि वैट हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? तो अगर यूरोपियन कंपनी होगी, जैसे एस्टोनिया की कंपनी है या रोमानिया की कंपनी है, तो दैट्स क्वाइट ईज़ियर। फिर आप जर्मनी के अंदर भी होलसेल ईज़िली कर सकते हैं।
जी आसिम, आपका क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि टोटली फ्री में आपने इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मतलब कोई भी ऐसा नहीं करता, और ये जो आपने सारे क्वेश्चन क्लियर किए, मैं इनको काफ़ी अरसे से यूट्यूब पे डिफरेंट ग्रुप्स में सर्च कर रहा था। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके अलावा आपने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मिस किया कि हाउ आई कैन रजिस्टर बिजनेस वाइल डूइंग अ जॉब। ब्लू कार्ड को आपने क्लियर किया, लेकिन जॉब जो नॉर्मल जॉब है जो कि ब्लू कार्ड पे नहीं है, ये क्वेश्चन मिस हुआ। अगर आप इसका आंसर करें तो 2-3 मैंने और लिखे हुए हैं, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू। चलें, ठीक हो गया, ये मिस हो गया था बिल्कुल, कि कैन आई रजिस्टर बिजनेस व्हाइल डूइंग अ जॉब। अच्छा, जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ना देखना होता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई पाबंदी तो नहीं है कि हम कुछ और ना कर सकते हो। नॉर्मली लिखा भी होता है और कई दफ़ा नहीं भी लिखा होता, ठीक है? इन एनी केस लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, तो हमने एचआर से बात करनी है। हम उन्हें बता दें कि हम ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि वो देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ और मैं आईटी में बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो वो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ और मैं टेक्सटाइल्स में बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर उन्हें यही होगा कि आप टाइम दे सकेंगे, आप कहीं जॉब को इग्नोर तो नहीं करेंगे, क्योंकि मेन आप जॉब वीज़े के ऊपर हैं, तो आपने जॉब को प्रेफ़रेंस देनी है। तो फिर आपने कन्विंस करना है कि नहीं, मैं हफ़्ते का जो है ना 10 घंटे दूँगा, 15 घंटे दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं काम करूँगा, तो वो अलाउ कर देते हैं। ठीक है? लेकिन आपने अपने एचआर को ये चीज़ें बतानी है, ठीक है? और अगर आपका एचआर मना कर देता है, तो फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मल मैंने नहीं देखा कि कभी किसी को मना किया हो, कि एज़ लॉन्ग एज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से हम जॉब के दौरान भी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ई-कॉमर्स जो है ना, वो मैं इसलिए बार-बार बताता हूँ कि ई-कॉमर्स जो है ना ऐसी पाबंदियों से आज़ाद हो जाती है, क्योंकि हमारी जो अक्सरियत है, या तो वो आईटी में जॉब कर रहे हैं या वो इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे हैं, तो उनका ई-कॉमर्स से कोई लिंक नहीं होता। तो ई-कॉमर्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है? और दूसरा क्या होता है कि ई-कॉमर्स का काम करने के लिए आपको पाकिस्तान से या आउटसाइड पाकिस्तान आपको टीम्स मिल जाती हैं, जिसमें आपका ना काम बच जाता है। आपको सिर्फ सुपरविज़न करनी है, आपको वो नॉलेज देना है जिससे आप सुपरवाइज़ कर सकें, बाकी आपको वर्क फ़ोर्स मिल जाती है जो सस्ते में आपका काम कर रही है। तो मैं बार-बार लोगों को यही समझाता हूँ कि आपने ये देखना है कि जो सस्ती वर्क फ़ोर्स आपके लिए तैयार है, पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में, और वो हाइली टैलेंटेड और हाइली स्किल्ड है, जो आपका बिज़नेस खड़ा करने में आपके साथ मदद कर सकती है, तो आप अपने टाइम को बचाएँ, इन रिसोर्सेज़ को यूज़ करें, ठीक है? मसलन पाकिस्तान से एक वीए $250 या $300 पे काम कर रहा है, मंथली बेसिस के ऊपर, वो आपको एक बिज़नेस स्टैंड करने में मदद करेगा, ठीक है? लेकिन सुपरविज़न आपकी होगी, उसके लिए आपने खुद सीखना है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, उसमें क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं, एंड हाउ टू ओवरकम दीज़ इश्यूज़ एंड चैलेंजेज़, ठीक है? तो मेन मसला ही ये है कि जब हम सुपरविज़न खुद नहीं करते, तो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम सुपरविज़न खुद करें, तो हम उस बंदे को गाइड करते रहेंगे, और उसका जो काम है ना, वो यही है कि आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश करे। तो इसीलिए ई-कॉमर्स को मैं इतना प्रेफ़र करता हूँ व्हाइल डूइंग अ जॉब, ठीक है? अगर आप जॉब से फ्री हैं और फिर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो फिर आप जो मर्ज़ी करें, फिर आप शॉप खोलें या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन ई-कॉमर्स में आप कम टाइम में स्किल्ड लोगों के साथ मिलके ईज़िली बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। जी आसिम, आपके और क्या क्वेश्चन? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर की। और इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये था कि यूएस एलएलसी है मेरे पास, तो अगर आपने कहा है कि अगर फ़ॉरेन कंपनी के साथ अगर कोई जर्मनी में काम करना चाहता है तो उसको वैट रजिस्टर करना है। मैंने किसी जगह पे ग्रुप में या कहीं कि हमें टैक्स आईडी भी लेनी होगी उस कंपनी के लिए, कहीं कहीं पे मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, तो ये अगर आप क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं, अगर तो आपकी यूएसए की कंपनी है ना, वो तो जी, जी। आपने यूएस में ही टैक्स आईडी आपको चाहिए वहाँ पे। जर्मनी में आपको वैट चाहिए होगा, अगर आप जर्मनी में काम करना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ़ वैट चाहिए मुझे। सिर्फ़ वैट चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि आप जर्मनी में रहते हैं, आपको जो इनकम होगी ना यूएसए में, टैक्स आप जो यूएसए में देंगे, ठीक है? लेकिन आप जो इनकम होगी ना, वो आप दिखा देंगे कि मैंने ये टैक्स डिक्लेरेशन की है यूके में, और ये भी मेरी इनकम है। और यूएसए में अगर आपने टैक्स दे दिया है, तो इनकी ट्रीटीज़ होती हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ भी इनकी ट्रीटी है, यूएसए वगैरह के साथ भी इनकी ट्रीटी है कि अगर आप यूएसए में टैक्स दे दिया आपने, तो आपको जर्मनी में टैक्स नहीं देना। लेकिन क्योंकि आप जर्मनी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको अपनी इनकम शो करवानी होगी जर्मनी के अंदर, चाहे आप पाकिस्तान में कमा रहे हैं या यूके में कमा रहे हैं, यूएसए में कमा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ,
और मेरी यूएस कंपनी है, मेरा सारा प्रॉफिट यूएस में लैंड होता है, उसको मैं अगर जर्मनी नहीं लेके आता तो फिर तो मुझे इनको टैक्स में मतलब हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो सारा कुछ यूएस में है या उसको मैं बाहर से ही पाकिस्तान भेज देता हूँ, यहाँ पे लाता ही नहीं हूँ, स्टिल मैं ऑब्लिग्ड हूँ कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि ये भी मेरा प्रॉफिट है या ये मेरी अर्निंग है। बिल्कुल, क्योंकि आप जर्मनी में रजिस्टर्ड है ना, तो जब तक आप जर्मनी में रजिस्टर्ड है, हमें अपनी सारी इनकम वहाँ शो करवानी है, सही, बहुत शुक्रिया, ठीक है? बहुत शुक्रिया। वो आपने टैक्स दे दिया होगा, तो आप टैक्स रिटर्न उन्हें दे देंगे कि ये देखें मैंने टैक्स भी जमा करवा दिया, लेकिन ये मेरी इनकम है, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है? ओके, इसको थैंक यू। बचने के लिए ये है कि फिर आप किसी और के नाम पे कंपनी खोल दें, हाँ, ये भी एक ऑप्शन है। ओके सर, थैंक यू सो ठीक है? मच। जी, अहमद मलिक के इनका क्वेश्चन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आवाज आ रही है वालेकुम मेरी? अस्सलाम। जी, जी, आवाज़ आ रही है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव, लर्नड अ लॉट एक्चुअली। तो जैसे आप बात कर रहे थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, और उसमें आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि एक एंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिकली मैं एक ऐसा बैकग्राउंड से आता हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड है मैन्युफैक्चरिंग का, और दूसरा मैं भी करंटली परमानेंट रेजिडेंस होल्डर हूँ। तो एज यू सेड के इट्स नॉट द फर्स्ट स्टेप कि आप कंपनी रजिस्टर कराएं। तो द फर्स्ट स्टेप एज यू मेंशनड ऑलरेडी कि आप अपना बिजनेस प्लान क्लियर करें। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके अंदर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे आएगी। अब मैं किस स्टेप पे पहले काम करूं, कि क्या मुझे पहले क्लाइंट्स ढूंढने चाहिए, मार्केटिंग पे काम करना चाहिए, या किस स्टेप से फिर शुरू करना चाहिए? दिस वाज माय क्वेश्चन। अच्छा, जैसे आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप देखें कि जर्मनी के अंदर इसकी प्रोफेशनली आप कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के क्या फॉर एग्जांपल आप उसमें वेबसाइट पे देखते हैं कि फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, ठीक है? और आप उसके विजिटिंग कार्ड बनवा लें, उसका कैटलॉग बनवा लें, और फिर उस नीश के अंदर आप जर्मनी में देखें कि कौन लोग हैं जो इसको बाय करना चाहते हैं, इम्पोर्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं, तो फिर आप उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें एज अ फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंपनी के, ठीक है? आप देखें कि आपको क्या चैलेंजेस आते हैं उस चीज़ के अंदर, ठीक है? तो फिर आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते जाएँ। वो चैलेंजेस होंगे जिसका आपकी कंपनी से कोई इश्यू नहीं है। कंपनी आपको तब चाहिए होगी जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है? जब आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होगी, या तो आप किसी इंपोर्टर के नाम पे मंगवा देंगे, तब भी आपको कंपनी नहीं चाहिए। अगर आप अपने नाम पे मंगवाएँगे तो तब आपको कंपनी चाहिए। तो आपने ये देखना है कि आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं अपने काम को। आप डायरेक्टली इंपोर्टर्स को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने पहले जर्मनी में अपने नाम पे मंगवानी है और फिर होलसेलर्स को सेल करना है, उसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। सही। बट एक्चुअली मेरा साथ में एडिशनली ये भी मैं पूछना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल आपके नजदीक सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मोड क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे आपने मेंशन किया है ना कि कैटलॉग्स बना ले और कम्युनिकेट करें, तो मैं चाह रहा था क्या फिजिकली मैसेज अटेंड किए जाएं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ऑनलाइन ईमेल्स, या फिर टेलीफोन्स, या हाउ डू यू थिंक इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका इन दिस केस? अच्छा, मोस्ट इफेक्टिव तो यही है कि आप एग्जीबिशन अटेंड करें। एग्जीबिशन पे ये होता है कि इनकी हायर मैनेजमेंट वहाँ पे मौजूद होती है, तो आप वहाँ से नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है? वंस आपकी नेटवर्किंग हो जाती है स्ट्रॉन्ग, फिर आप फ़ोन कॉल्स करें और ईमेल्स के ऊपर इनको जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, प्रोडक्ट पिक्चर्स चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए, वो आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो मैं प्रेफ़र करता हूँ एग्जीबिशंस पे। अगर एग्जीबिशंस नहीं हो रहे ज़्यादा, फिर आप फ़ोन कॉन्टैक्ट करके कोशिश करें कि हायर मैनेजमेंट को किस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका भी जो है ना एक लर्निंग का एक प्रोसेस होता है कि आपने कम्युनिकेशन करनी है तो कैसे करनी है, कैसे आपने, क्योंकि आप डायरेक्टली जब आप फ़ोन करेंगे ना विदाउट एनी नेटवर्किंग, तो आपको सेंट्राले पे जाएँगे ना आप, आपको वो बंदा ही नहीं पता कि कौन है। तो आप उससे पूछेंगे, ढूँढेंगे उस बंदों को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी कम्युनिकेशन का वे लें, आपने हायर मैनेजमेंट को टारगेट करना है कि आप उन तक कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी ये कि जो कैटलॉग वगैरह वो तो आपकी प्रेज़ेंटेशन है। वो आप प्रेज़ेंट तब भी करेंगे जब आपकी किसी से बातचीत शुरू होगी, जब आप किसी के पास आएँगे, जाएँगे या कोई आपको बुलाएगा तो फिर आपको चाहिए होंगी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें एग्जैक्टली, ज़रूरी हैं कि आप बैकएंड पे तैयार करें इसको। एग्जैक्टली, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, अब्बास का क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर नाइस प्रेजेंटेशन, आई एम स्टूडेंट इन जर्मनी नॉट अलाउड टू वर्क, व्हाट अदर ऑप्शंस कैन आई डू? अच्छा, ये हमने सबसे पहला पॉइंट रखा था
कि एज अ स्टूडेंट आप अगर जर्मनी में बिजनेस नहीं कर सकते तो आप जैसे अभी इनसे बात हुई है अहमद से शायद, कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट की या चाइनीज़ प्रोडक्ट की, उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि मैंने अपनी ही कंपनी खोलनी है, फिर आप यूके में खोल सकते हैं, फिर आप एस्टोनिया में खोल सकते हैं, आप यूएसए में खोल सकते हैं, वो बिल्कुल लीगल है, ठीक है? उसमें यही है कि आप काम करें, लेकिन काम करने से पहले अपना एक रोड मैप आपने बनाना, जिसके ऊपर आज हम सेशन फोकस कर रहे हैं ना, कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं, चाहे आप जॉब होल्डर हैं, चाहे आप पीआर होल्डर हैं, चाहे आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, जर्मन नेशनल हैं, कंपनी खोलना आज के दौर में कोई इशू नहीं है, कोई मानी नहीं रखता। असल मानी जो है वो आपका रोड मैप है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप उन चीज़ों को कैसे हासिल कर सकते हैं जो आप टारगेट कर रहे हैं। कंपनी सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक लीगल प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है? वो प्लेटफॉर्म आपका बाद में भी बन जाएगा, वो शुरू में नहीं बनना ज़रूरी। ठीक है, अब्बास आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ अभी? ठीक है, अभी शर्जील का क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ एंड वेयर कैन वी सोर्स प्रोडक्ट्स एट competitive prices in Germany? I have been working in Germany for 1 year and I am experiencing significant challenges in finding products online at competitive prices. अच्छा, ये ऑनलाइन जब आप जाएंगे ना, ये चीज़ ना ज़हन में रखें, ये एक बड़ी आपको ना पते की बात बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं ना, ये टोटली डिफरेंट है। ऑनलाइन ऑफर्स हैं टोटली डिफरेंट है। क्यों ये एग्जीबिशन देखें ना, आज के दौर में भी एग्जीबिशन क्यों हो रहे हैं, ठीक है? ताकि हम पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाएं, हम नेटवर्किंग करें, हम कंपनीज को जाके देखें कि ये क्या कर रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, जब तक हमारा पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं ना होगा, हमें चीज़ें मुश्किल से भी मिलेंगी और हमें चीज़ें महंगी भी मिलेंगी। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक हमने सप्लाई ढूंढा होलसेल के लिए जर्मनी में। अच्छा, जब मैं उसे मिलने गया हूँ ना, सिर्फ मिलने जाने की वजह से उसने मुझे 10 to 20% डिस्काउंट ऑफर कर दिया था कि आपने जितनी भी सेलिंग कर बाइंग करनी है आप बाइंग करें, हम आपको एडिशनल 10 to 20% आपको डिस्काउंट देंगे। तो मैं अगर 10 to 20% में डिस्काउंट मिल रहा है तो ये मेरा प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। तो ये चीज़ है कि ऑनलाइन एक सहूलत है, आप इसको एज अ फैसिलिटी देखें कि आपको घर बैठे एक कंपनी का पता चल गया, आपने घर बैठे कंपनी की प्रोडक्ट को देख लिया, आपने घर बैठे उनकी प्राइस लिस्ट भी मंगवा ली, लेकिन आपने जब क्लोजिंग करनी है ना डील की, आप कोशिश करें आप उनको मिलने जाएं। आपको अगर लगता है कि इसमें 5% प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रही है ना, आप उनसे मिलने जाएं। उन्हें कहें कि अगर आप मुझे कुछ डिस्काउंट देंगे तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो मैं आपसे ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा। तो ये चीज़ें कंपनीज जो ना इस चीज़ में बड़ी लीनिएंट होती हैं। उन्हें पता है कि ज़ाहिर बात है, बिज़नेस नाम ही इसी का है कि अगर वो हमें फ़ायदा देंगे तो हम उनसे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ऑनलाइन प्राइसेज़ के ऊपर रहेंगे ना, तो वो हाईली कम्पेटिटिव होती हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाना ही होता है ना अपने कम्पेटिटिव्स को भी कि देखें जी, हमारी भी चीज़ें इतनी ही प्राइस में बिक रही हैं जितनी आपकी बिक रही हैं, या 19-20 की फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है, अंदर खाते क्या हो रहा है, वो नहीं किसी को पता होता। ठीक है? वो मेरे जैसे या और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो उनके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, वो उनसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे होते हैं, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन प्राइसेज़ के। तो ये आपने ना करना है कि जो ऑनलाइन प्राइसेज़ जिनकी आपको अच्छी लगती हैं प्रोडक्ट, उनसे आप पर्सनली मिलने जाएँ, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सपेंस होता है, लेकिन इसका फ़ायदा बड़ा होता है, ठीक है? तो यही आज की दुनिया में। अच्छा, दूसरा जो है, एग्ज़िबिशन्स पे आप जाएँ। एग्ज़िबिशन्स पे आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, चीज़ें मिलेंगी आपको, और वहाँ आप कम टाइम में ज़्यादा लोगों के साथ आप जो ना डील कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग आप ले सकते हैं। अच्छा, अदर देन जर्मनी जो है ना, आप एस्टोनिया में भी कर सकते हैं, आप यूके में भी कर सकते हैं, यूएसए में भी कंपनी खोल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप ये समझ लें कि गाइडलाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है? बाहर के मुल्क हैं, हम वहाँ पे जाके उनके सेटअप को समझ नहीं सकते फौरी-फौरी। लेकिन इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि वहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, जो आपसे 300-400 यूरो लेंगे, इतने पैसों में या 500-600 यूरो लेके आपको पूरी सर्विसेज देंगे और आपकी कंपनी खोल देंगे, ठीक है? और ये मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा एक ईज़ी वे है कि आप कहीं पे भी रहते हुए कंपनी खोल सकते हैं, और वो कंसल्टेंट जो हैं आपको जगह-जगह गाइड करेंगे, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड वन,
और जिस नई मार्केट में आप जा रहे हैं, आप उसको नहीं जानते, तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल एसेट होते हैं, ठीक है? आपने कुछ 100 यूरो खर्चे हैं, वो शुरू में चुभते ज़रूर हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इनका फ़ायदा बड़ा होता है। तो मैं हमेशा लोगों को यही बात समझाता हूँ कि आपने रॉन्ग एंड पे ना पैसे बचाएँ, ठीक है? आप पैसे खर्च करेंगे, जितना आप लोगों को अपने साथ मिलाएँगे, जितना आप लोगों को पे करेंगे, उतना वो आपके लिए बेनिफिट्स ढूँढ के लाएँगे, ठीक है? हम क्या गलती करते हैं कि हम पैसे बचाने के चक्कर में सारे काम खुद ही करने लग जाते हैं और एट द एंड होता क्या है कि हमारे से काम भी नहीं होता और पैसे भी हमारे ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है? आप टारगेटेड होके स्पेंड करें। कंसल्टेंट्स जो हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है, पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है? मैं अगर आज चाहूँ तो मैं यूएसए में कंपनी खुलवा सकता हूँ, बगैर अपनी नॉलेज के। कैसे कि मैं उन्हें 600, 700 या जितने भी उनके डॉलर उन्हें चाहिए 600, 700, 800 डॉलर इतना ही उनका खर्चा होता है। इतने में वो मेरे लिए कंपनी रजिस्टर भी करवाएँगे और मुझे नेक्स्ट स्टेप्स भी बताएँगे कि मैं कैसे इसको बेहतर अंदाज में चला सकता हूँ। तो इस चीज़ को अडॉप्ट करें कि जो लोग दुनिया में नॉलेज अपना दे रहे हैं, जो लोग आपको बेनिफिट्स देना चाहते हैं, उनको आपने भी किसी न किसी सूरत में कुछ न कुछ पे करना है। आप उनका ख़्याल करेंगे, वो आपका उस आपसे ज़्यादा ख़्याल करेंगे। बिल्कुल, यूके बहुत अच्छी ऑप्शन है। यूके में हम 85,000 पाउंड्स तक वैट फ्री काम कर सकते हैं। ये मेरा मुस्तफ़ा भाई ने पूछा था शुरू में कि वो जर्मन नेशनल हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो यूके बड़ी अच्छी लुक्रेटिव मार्केट है इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे 85,000 पाउंड तक हम वैट के बगैर काम कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट है। Einzelunternehmen जैसे हम 20 से 30 यूरो में करवा सकते हैं, लेकिन GmbH जो है वो 400-500 यूरो में बल्कि इससे भी ज़्यादा में होती है अगर आपके 2 पार्टनर्स या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हैं, GmbH या UG करवाना चाहते हैं तो वो 500 यूरो तक में हो जाती है। लेकिन अगर आप 2 पार्टनर हैं, तो फिर उसकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ गुड इनफ टू स्टार्ट विद, ठीक है? फॉर एनी काइंड ऑफ बिज़नेस। तो आगे जाके जब आपका बिज़नेस चल पड़ता है, तो आप इसको UG में या GmbH में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। तो Einzelunternehmen की फ़ीस है 20 से 30 यूरो। अच्छा हमारा जो बेनिफिट है ना जैसे उसामा ने क्वेश्चन किया है, जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, हम आपको यूके, यूएसए, जर्मनी कहीं पे भी आपने कंपनी खुलवानी है, हम आपको उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स के साथ हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उसके अलावा ई-कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए हमारी टीम बैठी हुई है, वो आपको काम करवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने पहले खुद ट्रेनिंग लेके उसको सीखना है, क्योंकि सुपरविज़न आपकी होगी और आप उसको सीखते भी जाएँगे और साथ-साथ करते भी जाएँगे, ठीक है? और हमारा रोल और कहाँ पे आता है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहते हैं, हम उसमें आपको अकोमोडेट करवा सकते हैं। स्पेशली स्क्रैप का जो बिज़नेस है, वो मेरा अपना है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स की है, उसमें मैं सारा कुछ जानता हूँ, मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ उसमें। ठीक है? उसपे हमने माइनर चार्जेज़ रखे हुए हैं, ताकि चलिए जो हमारा टाइम हम देते हैं उसको हम कंपनसेट कर दें। लेकिन वो चार्जेज़ एज़ कंपेयर टू अदर कंसल्टेंट्स आप समझ लें कि आधे-आधे हैं, ठीक है? अगर आप बाहर कहीं पे 100 यूरो दे रहे हैं, तो हमने उसकी फ़ीस 50 यूरो रखी हुई है, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है, हम उनको कुछ फ़ायदा दे सकें, ठीक है? तो हमने कई पैकेजेज़ बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग्स के पैकेजेज़ बनाए हुए हैं, तो उसपे आप प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा मज़े की बात है, प्राइवेट लेबल हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गई, होलसेल हो गया, इसके फ्री कोर्सेज़ हमने यूट्यूब पे भी चढ़ा दी हुई हैं वीडियोज़, वो आप फ्री भी देख सकते हैं, ठीक है? हमारा जो ट्रेनिंग देने का मकसद है ट्रेनर के साथ कि आप प्रैक्टिकल वर्क करें, ठीक है? अगर आप वाक़ई सीरियस हैं, प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं, फिर आप ट्रेनर के साथ अटैच हो जाएँ, वो आपको डे 1 से ऐसे लेके चलेंगे कि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एफर्ट्स भी बचेंगी। तो ये एक हमारा फ़ायदा है जो हम देते आ रहे हैं, ताकि जो लोग शुरू करना चाहते हैं, वो हैसल फ्री होके काम करें, ठीक है? अच्छा इसमें और कोई क्वेश्चन मुझे हाँ, एक क्वेश्चन आ गया, आसिम का है। अच्छा इसमें ना मैंने पहले भी बहुत दफ़ा शेयर की हैं चीज़ें। मैं 2009 से बिज़नेस कर रहा हूँ। 2009 से पहले मैंने स्टडी की थी। आई एम केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफ़ेशन। फिर मैंने हैम्बर्ग में 3 साल जॉब की। मेरा जो शुरू से एक एम था ना, जैसे मैं शुरू में कहा कि हमने हायर गोल को सेट करना है। पैसे कमाने हैं ना, पैसे तो आप हर तरह कमा सकते हैं। लेकिन जो मेरा हायर गोल ये था, वो ये था कि मैंने अपनी फ्रीडम लेनी है
कि मैं दुनिया में जहाँ चाहे जा सकता हूँ, मैं कहीं से बैठ के काम कर सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के पास आके रह सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी की गुज़ारूँ, ठीक है? चाहे जर्मनी में गुज़ारूँ या कहीं पे बाहर गुज़ारूँ, ठीक है? तो ये मेरा मेन टारगेट था। मैंने 2009 में बिज़नेस स्टार्ट किया, 2012 ऑनवर्ड जो ना फिर मुझे एक जंप मिल गई, ठीक है? यानी कि आपको 2-3 साल रगड़ा खाना पड़ता है, ठीक है? तो अगर हम ये सोचें कि हम डे 1 से या फर्स्ट ईयर से हम सक्सेसफुल हो जाएँगे तो ऐसा नहीं होता। हमें कम से कम प्लान करना है 2-3 इयर्स की स्ट्रगल का। उसके बाद हमें जंप मिलता ही मिलता है, ठीक है? वो जंप मिलता है आपको, वो आपको फिर आपको लेके चलता है। यानी अब 2012 से मैं कहता हूँ मैंने सही मायनों में काम शुरू किया है और अब 2022 तक जो है ना मैं आ गया हूँ और अब मेरा ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में गुज़रता है। अब मैं 2015 से 2023 हो गया, 8 साल से मेरी यही रूटीन है। मैं पाकिस्तान में ज़्यादा होता हूँ, जर्मनी में मेरी कंपनी है, तो मेरा आना-जाना चलता रहता है। काम किया, 1-2 महीने जर्मनी में रहे, फिर आगे पाकिस्तान आ गए। ट्रैवलिंग की, सैर-सपाटों का मुझे वैसे शौक है, तो मेरा ट्रैवलिंग मेरा एक पैशन है। तो जो मेरा एक मेन मकसद था जो बिज़नेस का, रिमोट बिज़नेस का वो यही था कि मैं कहीं से भी काम कर सकूँ ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ दुनिया में, ठीक है? तो यह थोड़ा-सा मेरा बैकग्राउंड है, जो मैं बताया भी है कई दफ़ा और मैं यही समझाता हूँ कि आपने हायर गोल अपना सेट करना है। आपकी पीआर है, जैसे ये क्वेश्चन किया है क्वेश्चन किसने किया है ये? इसहाक शफ़ीक का क्वेश्चन है। आपके पास अगर पीआर है तो आप उस पे कर सकते हैं बिज़नेस अपना। सिर्फ़ यही आपने देखना है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉयी से इजाज़त ले लेनी है। अगर आपके पास वर्क परमिशन भी है और आपका एम्प्लॉयी भी मान रहा है, फिर आपने अपनी नीश को डिफ़ाइन करना है, चाहे वो ई-कॉमर्स है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट है या कुछ भी है। अच्छा, टैक्सेस का जो है ना, टैक्सेस आपने प्रॉफ़िट के ऊपर देना है। जब तक आप प्रॉफ़िट में नहीं ना जा रहे, आपको टैक्सेशन की परवाह भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो टैक्सेशन बहुत ईज़ी है। 30% टैक्स आपने मिनिमम सोच के रखना है ज़हन में, आपने देना ही देना है। प्रॉफ़िट आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर आप 50,000 प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो ये आपके हाथ में है कि आपने उसे कैसे 30,000 शो करवाना है, ठीक है? वो 20,000 आप यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है? तो आपका टैक्स आपके हाथ में होता है, ठीक? वैट फाइलिंग है, वैट फाइलिंग बहुत सिंपल है, वो हम सिखा भी देते हैं अपने कोर्सेज़ के अंदर, वो हम आपको अलग से भी बता देते हैं कैसे करवा सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन टैक्सेस का आपने एंड पे सोचना है, शुरू में नहीं। शुरू में आपने रोड मैप का सोचना है कि मैं करना क्या चाहता हूँ और मेरे पास कौन से स्किल्स हैं, कौन सी एक्सपर्टीज़ है और कितनी इन्वेस्टमेंट है और क्या मुझे रिक्वायर्ड है। जब आप ये कर देंगे, उसके बाद आपने कंपनी फॉर्मेशन और टैक्सेशन की तरफ आना है। शुरू में टैक्सेशन इतना इश्यू बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बुक जो है ना बुक्स तो काफ़ी सारी हैं, मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा। आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप जॉइन क किए हुए हैं, तो उस पे ग्रुप बुक्स भी शेयर कर दूँगा। लेकिन मैं माइंडसेट को ना ये कहता हूँ, आप किसी का माइंडसेट अडॉप्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अपना जर्नी आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरा माइंडसेट आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो मेरा माइंडसेट है। आपने अपना माइंडसेट खुद क्रिएट करना है। खुद कैसे क्रिएट करेंगे कि आपने ये देखना है कि मैं ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे अचीवमेंट ये चाहिए थी कि मैं मोबाइल होके काम करूँ, मैं कहीं से भी काम करूँ, ठीक है? पैसे मैं बेशक जॉब से कम कमाता हूँ, लेकिन मुझे मोबिलिटी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है? मेरे लिए ये था मेरा माइंडसेट। आपने ये देखना है अपनी ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपका लाइफ़ गोल क्या है। वंस आप अपना लाइफ़ में टारगेट कर देंगे ना, फिर आप उसको अचीव करना शुरू करेंगे और वो आपका माइंडसेट बनाएगा कि आपने कैसे उसको अचीव करना है, क्या स्ट्रगल्स हैं। देखिए ये कोई आसान जर्नी नहीं होता बिज़नेस का। मैंने आपको बताया मैंने 3 साल बहुत रगड़े खाए। मैंने डबल जॉब्स की ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ, लेकिन ये 3 साल को मुझे पता था कि वंस मुझे वो क्लिक मिलती है, तो उसके बाद मेरी चाल सो चाल है। तो आपने भी यही देखना है कि वो क्लिक आपने कैसे गेन करनी है और वो क्लिक ही सब कुछ है। वो क्लिक आपको तब मिलेगी जब आप अपने एम के साथ सिंसियर होंगे, आप डेडिकेटेड होंगे और मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, वो तब मिलेगी। वो हाफ हार्टेड एफर्ट के साथ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? आप डिमोटिवेशन के साथ आपको वो किक या वो क्लिक आपको नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूरी है कि आप इतने डेडिकेटेडली अपने एम ऑफ लाइफ के साथ अटैच हो जाएँ कि आपका माइंडसेट इसके ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाए कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है और कैसे करनी है, उसके तरीके फिर आप हमसे पूछें या हम आपको बताते जाएँ और वक़्त आपको खुद ब खुद भी सिखाता जाता है। ठीक है?
ड्रॉप शिपिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में वर्केबल है और इट्स क्वाइट लीगल। ठीक है, इसका सबूत क्या है, आप अमेजोन के जाएं, अमेजोन की गूगल सर्च में जाके ना ड्रॉप शिपिंग लिखें या गूगल पे जाके लिखें कि इज ड्रॉप शिपिंग लीगल ऑन अमेजोन। अमेजोन की ना एक पॉलिसी बनी हुई है कि आपने इस पॉलिसी में रहते हुए ड्रॉप शिपिंग करनी है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप पॉलिसी से बाहर जाएंगे तो फिर आप इलीगल ड्रॉप शिपिंग में मुलव्वस हो जाते हैं। एज लॉन्ग एज आप विद इन अमेजोन पॉलिसीज में रहते हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप शुरू करें ड्रॉप शिपिंग और होलसेल से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पीएल की तरफ जाएं। तो क्योंकि ड्रॉप शिपिंग और होलसेल आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ सीखेंगे आप, और इसमें नुकसान भी कम होता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। ठीक है, और आपको रिटर्न कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आज के। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग माइक अनम्यूट करके तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सेशंस हम वीकली कर रहे हैं। आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो, आप ग्रुप के अंदर सर्च करें, बहुत सारी वीडियोस हमने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी डाल दी हुई हैं। अगर आपको नहीं भी मिलती तो आप फिर ग्रुप के अंदर क्वेश्चन शेयर कर दें। अच्छा, ये आप एक ज़हन बना दें कि आपने अगर काम करना है तो आपने धड़ल्ले से करना है। दुनिया को बता दें कि मैं काम करने लगूँ, ठीक है? फिर छुप जाएँ, छुप के सीखें, ठीक है? लेकिन आप ये ना डरें कि मैं दुनिया के सामने ना जाऊँ, ठीक है? जैसे मैंने बिज़नेस शुरू किया ना, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया, लेकिन मैंने कंसल्ट किसी दोस्त को नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो जॉब वाला बंदा है ना, वो कंसल्टेंट हो ही नहीं सकता मेरा ना, क्योंकि मेरी उसकी फील्ड ही अलग है। आपने कंसल्टेंसी लेनी है या आपने एडवाइस लेनी है तो आपने बिज़नेस करने वाले बंदों से एडवाइस लेनी है। उनको आप देखें अपने इर्द-गिर्द। हमने ये प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए बनाया कि इसके ऊपर और बिज़नेस ओनर्स भी हैं, मौजूद हैं, जो आपको अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है? तो ये आपने देखना है कि आपने एडवाइज़री जो ना वो सही जगह से लेनी है। अगर आपने बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस वाले बंदों से एडवाइज़री लेनी है, जॉब वाले बंदों से एडवाइज़री नहीं लेनी है आपने। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि ये ईबे पे अगर हम ड्रॉप शिप करना चाहें तो हमें एंजल अंटरनेमर रजिस्टर करवानी पड़ेगी या हम एज अ इंडिविजुअल कोई भी चीज़ मी टू करके हम चिपक के हम उसको ड्रॉप शिप कर सकते हैं? ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी अमाउंट की कर रहे हैं, ठीक है? अगर तो अच्छा, आप 400 यूरो तक कर रहे हैं तो वो तो उस हिस्से में भी आ जाता है, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमारा टारगेट ज़्यादा होता है, तो इसमें बेहतर ये है कि आप गवर्बे रजिस्टर करवा दें, बेशक पार्ट टाइम में करवा दें, ठीक है? तो उसमें सही है, आप शुरू कर दें, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ग्रूमिंग होती जाएगी, लर्निंग भी आती जाएगी और फिर आपको एज़ अ मेन बिज़नेस भी रजिस्टर करवा सकते हैं किसी वक़्त बाद में। सही, सही, थैंक यू। ठीक है जी, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बाकी ये ज़ुरैस ने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, फेसबुक ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।